हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी इस वीडियो लेक्चर में पॉलिटी क्लास 10th की जो पॉलिटी है उसका पहला चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक देखेंगे, जाति का राजनीति पर प्रभाव। जाति का राजनीति पर प्रभाव कि जातियों के द्वारा किस तरह से राजनीति प्रभावित होती है, क्या राजनीति पर असर पड़ता है। तो जातियों के संदर्भ में कुछ लाइनें हैं कि लोकतंत्र के इस देश में कानूनी कागजों पर ही बराबरी पाए हैं। लोकतंत्र के इस देश में कानूनी कागजों पर ही बराबरी पाए हैं। आकर देख जमी पर यहाँ जातियों में बटे लोग क्या क्या व्यवहार अपनाए हैं। तो सच है, हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में जाति की राजनीति जो है वो बहुत ही अधिक ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। और अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में जाति की राजनीति का एक अलग महत्व देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से जाति राजनीति को प्रभावित करती है। तो हम लोग का टॉपिक है जाति का राजनीति पर प्रभाव। जाति का राजनीति पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव, इसमें दो बातें छुपी हुई है अगर देखा जाए तो। पहली तो बात है कि एक जाति की बात हो रही है, जाति व्यवस्था होती क्या है, जाति होती क्या है। दूसरा, वो जाति जो है वो प्रभाव डाल रही है राजनीति के ऊपर। तो देखिए, प्रारंभिक समय में, प्राचीन काल में हमारा समाज जो है मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक काल में यदि हम ऋग वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पे आधारित था, लोगों के जैसे कर्म होते थे उसके अनुसार। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का समय आया तो उनका जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित होकर के जन्म पे आधारित हो गया। कि अब जो जिस व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसके साथ समाज में व्यवहार किया जाएगा। तो ये प्राचीन काल में 4 वर्ण थे। इन 4 वर्णों के बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। तो और यही 4 वर्ण जो है फिर एक लंबे समय के बाद इन वर्णों में पेशे पे आधारित एक नई व्यवस्था का उदय हुआ। शुरू में तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इन वर्णों में एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलते गया, पेशे पे आधारित, सबका अपना अलग अलग पेशा होता है, तो पेशे पे आधारित एक नई व्यवस्थाओं का उदय होने लगा। तो पेशे पे आधारित नई व्यवस्था का जो उदय होता है वही जाति कहलाई। वही क्या कहलाती? जाति कहलाती है। और वही जातियां जो हैं कई उपजातियों में बट गई। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर हम 100% कहें कि पेशे पे आधारित व्यवस्था कोई जाति कहें, 100% ये सही नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई जाति समुदाय का ही कोई काम फिक्स हो चुका है कि कोई काम जो है, कोई पेशा है वो फलना जाति समुदाय के व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, या एक हम कह सकते हैं कि एक जो चली आ रही है धारणा, उस धारणा के अनुसार अगर हम बात करें तो जाति वही होती है। पेशे पे आधारित जो व्यवस्था होती है वही क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। जाति वही उपजातियों में बढ़ जाती है। तो हम लोग ये जाति की बात कर लिए, वर्ण की बात कर लिए। अब देखते हैं कि जाति किस तरीके से
जो है राजनीति को प्रभावित करती है। तो जाति किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है वो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो कुछ भी थोड़ा बहुत देखें जाति के बारे में उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं, फिर दूसरे टर्म में देखेंगे कि जाति किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है। तो देखिए क्या अभी बात की हम लोग कि प्रारंभ में कह सकते हैं, प्राचीन काल के समय में भी कह सकते हैं, प्रारंभ में हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण जो समाज में सबसे उच्च वर्ग में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र, ये 4 वर्ण था। फिर हम लोगों ने बात किया कि फिर एक लंबे समय के बाद पेशे पर आधारित व्यवस्थाओं का उदय हुआ। जो जाति कहलाई। और यही जाति उपजातियों में विभक्त हो गई, अलग अलग भागों में बट गई, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, विभक्त हो गई। तो ये हम लोग बात भी किए थे कि जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहले तो 4 वर्ण से होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, इन वर्ण व्यवस्थाओं में फिर एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे समय बदलता गया और पेशे पे आधारित लोगों ने अपना अपना व्यवस्था उत्पन्न कर लिया, सबका अपना अपना पेशा होने लगा धीरे धीरे। तो पेशे पे आधारित जो व्यवस्था उत्पन्न हुई वही जाति कहलाई, और वही जाति जो है से कई उपजातियों में बट गई। तो ये हो गया जाति व्यवस्था। अब देखते हैं हम लोग कि जाति कैसे प्रभावित करती है राजनीति को। राजनीति पर प्रभाव, अब एक थोड़ा सा एक और टॉपिक यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे तो टॉपिक है ही है जाति का राजनीति पर प्रभाव, लेकिन जाति के बारे में हम लोग देख लेंगे राजनीति पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव, ये देख लेंगे कि किस तरीके से जो जाति है वो राजनीति को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्न तरीके से या जिन तरीकों से जाति राजनीति को प्रभावित करती है उसे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बिंदुवार देखेंगे, एक एक बिंदु के रूप में देखेंगे उसे। तो देखिए, भारतीय राजनीति में जाति प्रभावशाली ढंग से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार जैसे राज्यों में जाति व्यवस्था का, जाति की राजनीति का अपना एक अलग महत्व होता है, यहाँ अलग देखने को मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि 100% इसमें भी कहना उचित नहीं है कि जो जिस जाति समुदाय का व्यक्ति है वो अपने जाति समुदाय के कैंडिडेट उम्मीदवार को ही चुनाव करते हैं, उनको ही वोट देते हैं, ऐसा 100% कहना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैक्सिमम संख्या में, बड़ी संख्या में ऐसा देखा जाता है कि जाति समुदाय के आधार पे ही लोग चुनाव करते हैं लोगों का और वोट देते हैं, ये है, ऐसा होता है। तो देखिए, जाति व्यवस्था निम्न तरीके से राजनीति को प्रभावित करता है।
जाति व्यवस्था निम्न तरीके से किसको, राजनीति को प्रभावित करता है। वो कौन कौन से निम्न तरीके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे क्या लिखेंगे कि जाति निम्न तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। कौन कौन से तरीके हैं, तो एक तरीका होता है वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। एक क्या हो गया, वोट बैंक की राजनीति। देखिए क्या होता है इसका मतलब, वोट बैंक की राजनीति, जाति निम्न तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है। पहला पॉइंट हो जाएगा वोट बैंक की राजनीति। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां होती है राजनीति में, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना, शासन व्यवस्था का अंग बनना। तो वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल जो हैं, वो जाति व्यवस्था को, सभी जातियों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। उनको यह लगता है कि अगर कोई किसी क्षेत्र में, अगर कोई जाति बड़ी संख्या में है, अगर उस पर विशेष ध्यान दे दिया जाए और अगर उसका समर्थन ले लिया जाए, तो वहाँ से, उस क्षेत्र से चुनाव जीतने में हमें कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। और ऐसा होता भी है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में जिस भी जाति समुदाय की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर जा करके उनकी विकास की बात करते हैं, उनसे उनके आर्थिक विकास, सामाजिक और राजनीतिक विकास के वादे करते हैं। हर तरीके से उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपके लिए हमारी पार्टी कार्य करेंगे और आप सबका विकास करेंगे। और ऐसा होता भी है। लोगों को लगता है कि हमारी बात हो रही है, हमारी विकास की बात हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक स्थिति बेहतर होगी, राजनीतिक स्थिति बेहतर होगी। और इसके कारण लोग जो हैं, आम जनता जो है, वो उन राजनीतिक दलों को समर्थन करते हैं। और वो राजनीतिक दल क्या है, इनको केवल यूज कहाँ हो रहा है, वोट बैंक के रूप में। एक बार चुनाव जीत जाए फिर तो अपनी मर्जी चलेगी। लेकिन हाँ, ये भी देखा जाता है कि अगर विकास कार्य होता है तो उन लोगों का ही होता है जिनकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को, जो अलग जाति समुदाय के लोग हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम है, तो थोड़ा उनको सामना करना पड़ता है संकट का। ये भी देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है, वो जो वोट तैयार की थी, जो वोट मांगी थी, वो इसी आधार पे मांगी थी, संख्या के आधार पे देखी थी। तो क्या हुआ, वोट बैंक की राजनीति आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें लिखेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सभी जाति व्यवस्थाओं को, जाति समुदायों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। जिन क्षेत्रों में किसी जाति समुदाय की संख्या अधिक होती है, ये लोग उनकी विकास की बात करते हैं, उन्हें आगे ले जाने की बात करते हैं, उनका समर्थन पाना चाहते हैं। और ऐसा होता भी है। तो ये हो गया वोट बैंक की राजनीति। इतनी बातें जो है ये इसमें लिखा जाएगा। तो जाति निम्न तरीके से राजनीति को प्रभावित, देखिए अब राजनीतिक दल जो है वो जाति को वोट बैंक के रूप में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन जातियों को वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है, वो जाति का भी तो स्वार्थ है कि हम तुम्हें समर्थन क्यों करेंगे, हमारा विकास करो,
हमें आगे लेके चलो, हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में सुधार करो। और इनके इन मांगों को लेकर के राजनीतिक दल जो है इनके पीछे होते पड़ते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक दल को इनके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, इनके पीछे चलना पड़ रहा है कि किसी तरीके से इस बड़ी संख्या का हमें समर्थन मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि जाति ने प्रभावित किया राजनीति को। अगर प्रभावित नहीं करती तो इसका कोई मैटर नहीं होता, वो सीधा आता, अपना सभी लोगों से वोट मांगता काम के आधार पे, हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे जाति का प्रभाव है। जाति का प्रभाव क्या है? तो जाति का प्रभाव ये है कि जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये जाति प्रभावित कर रही है राजनीतिक व्यवस्था को। तो पहला क्या हो गया? वोट बैंक की राजनीति। तो इसमें जो भी बातें बोले आराम से इसको लिख देना है। दूसरा क्या हो जाएगा कि और किस तरीके से प्रभावित करती है राजनीति को? तो एक हो जाएगा उम्मीदवारों का चयन। उम्मीदवारों का चयन, उम्मीदवारों का चयन। देखिए, कहीं न कहीं राजनीति जो है, ये जाति जो है, ये उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया होती है इस पर भी अपना प्रभाव डालती है। ये जाति जो है, जाति व्यवस्था जो है, किसी भी क्षेत्र से किस उम्मीदवार को चयन किया जाए, किसको टिकट दिया जाए, पार्टी किसको टिकट दे, किस क्षेत्र से किस व्यक्ति को खड़ा किया जाए, इसमें ये उम्मीदवारों के चयन में भी जाति व्यवस्था राजनीति को प्रभावित करती है। कैसे? तो अभी हम बात किए कि वोट बैंक की राजनीति। इसमें क्या बताए कि राजनीतिक दल जो है जाति समुदाय को वोट बैंक की तरह देखते हैं। यहाँ वोट बैंक है, मेरा वोट है, यहाँ पे अधिक संख्या में हमें मत प्राप्त हो जाएगा, वोट प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, उम्मीदवारों के चयन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यह होता है कि जिस भी क्षेत्र में जिस भी जाति समुदाय की संख्या अधिक होती है, वहां से उसी जाति समुदाय के किसी कैंडिडेट को कोई भी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार के रूप में घोषणा करते हैं। सीधी सी बात है, उम्मीदवारों का चयन। तो उम्मीदवारों का चयन ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति समुदाय की संख्या अधिक है, उस समुदाय, जाति समुदाय के कैंडिडेट को ही, किसी व्यक्ति को ही टिकट दिया जा रहा है और चुनाव लड़ने के लिए उसको आगे लाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो यहाँ पर ये ऐसा किया जा रहा है जाति व्यवस्था को देखते हुए कि मैक्सिमम संख्या तो जिस जाति समुदाय का, अगर उस व्यक्ति के लोग, किसी व्यक्ति, उस समुदाय के किसी व्यक्ति को अगर हम खड़ा कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें इस क्षेत्र से चुनाव जीतने में ज़्यादा संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, उम्मीदवारों का जब चयन होता है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको खड़ा किया जाए, चुनाव में उतारा जाए, यहाँ पर भी जाति जो है राजनीति को प्रभावित कर रही है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो जाति के अनुसार अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो जाति व्यवस्था के अनुसार, जाति समुदाय की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जाति जो है वो प्रभाव डाल रही है। किसके ऊपर? राजनीति व्यवस्था के ऊपर। अगर प्रभाव नहीं डालती तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं होता, कोई मैटर नहीं था, कोई भी खड़ा होता। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की यहाँ राजनीति है, तभी राजनीतिक दलों के मन में इस तरह का भावना, इस तरह का विचार उत्पन्न होते हैं। तो जाति का प्रभाव है तब। तो हम लोग क्या देख लिए कि जाति निम्न तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है। दो तरीका देख लिए, तो वोट बैंक की राजनीति देखने को मिलता है यहाँ पे, एक मिलता है उम्मीदवारों का चयन, इसमें भी जाति कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आरक्षण एवं सामाजिक न्याय।
आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की राजनीति। अब हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, इसके माध्यम से, आरक्षण एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से जाति व्यवस्था राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। तो आरक्षण एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से जाति व्यवस्था प्रभावित करती है। देखिए कैसे करती है। जाति व्यवस्था का होता है कि जाति में तो सभी एक वर्ग के नहीं है, अलग अलग वर्ग के आते हैं, और इनमें कुछ दलित भी हैं, पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी समूह के लोग हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। तो यहाँ पर जो निम्न स्तरीय लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गए, और अगर उससे नीचे की बात करें तो आदिवासी जो जनजाति क्षेत्रों में लोग होते हैं, आदिवासी लोग, तो आदिवासी समूह के जो लोग हो गए, ये लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजनीति पर दबाव डालते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं। जब कोई भी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल इनके क्षेत्र में जाता है, इनसे वोट मांगने का अपील करता है कि आप सभी हमें समर्थन दें, तो इनका मांग होता है कि पहले आप हम लोगों पर ध्यान दीजिए। हम लोगों पर जब तक विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमारी विकास की बात नहीं की जाएगी, तब तक हम किसी को समर्थन देने वाले नहीं हैं। तो कहीं न कहीं जो जाति व्यवस्था है वो आरक्षण के माध्यम से, या कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, उस पर दबाव डालती है। तो जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी समूह के लोग हैं, हालांकि आरक्षण तो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं आरक्षण तो मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, या कह लीजिए कि उनको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास जो है वो होना चाहिए उनका। तो अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो राजनीति पर दबाव डालते हैं, राजनीति पर को प्रभावित करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे राजनीतिक पार्टियां जो है इनके ऊपर ध्यान देती हैं और इनके भी विकास की बात की जाती है। तो मुख्य रूप से हम लोग यही देखेंगे कि आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, इसमें दलित, पिछड़ा वर्ग और क्या देखें, आदिवासी, ये लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक पार्टियां पर, या राजनीति पर ही कह लीजिए, दबाव डालती है कि हम लोग का आर्थिक सुधार होना चाहिए, सामाजिक सुधार होना चाहिए, हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए ये लोग इन मांगों के साथ जो है ये लोग राजनीति को प्रभावित करती है। रहा बात आरक्षण का, तो आरक्षण जो है, अभी हम लोग इनके विकास की बात कर रहे थे, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में। तो जहाँ पे इनकी स्थिति थोड़ी कम है, इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प किया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो आरक्षण का एक अलग टॉपिक होगा कि आरक्षण सही है, गलत है, क्या है, वो अभी इस पे बात हम लोग नहीं करेंगे, वो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन बस इतना यहाँ अभी देखेंगे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी समूह के लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं कि अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए राजनीति पर दबाव डालते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, 3 तरीका देखा कि जाति व्यवस्था किन तरीकों से राजनीति पर प्रभाव डालती है। तो एक तो हो गया वोट बैंक की राजनीति, दूसरा हो गया उम्मीदवारों का चयन की राजनीति, और तीसरा देखें आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की राजनीति। तो ये 3 तरीका, 2 तरीके और हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा जातिगत संगठन, जातिगत संगठन, जातिगत संगठन। ये क्या होता है, ये कैसे प्रभावित करता है राजनीतिक को? इसके माध्यम से हम कैसे कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था जो है इसके माध्यम से राजनीति को प्रभावित करती है। तो देखिए,
ऐसा भी देखा जाता है समाज में कि कई जातियों के द्वारा अपने जाति समुदाय के नाम पे संगठन का निर्माण किया जाता है, संस्थाएं बनाई जाती है, और उस संगठन से, उस संस्था से, उस जाति समुदाय के लोग अधिक संख्या में जुड़ते हैं, और इस जाति संगठन का उसी जाति समुदाय का कोई व्यक्ति नेता होता है। अब जब चुनाव का समय काल आता है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उतरती हैं मैदान में, तो ये जाति संगठन के जो नेता लोग होते हैं, ये लोग दबाव डालते हैं कि अगर हमारे जाति समुदाय का विकास किया जाए, हमारे जाति समुदाय पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो हमारा जो जाति संगठन है ये आपका खुले तौर पर समर्थन करेगा। हमारी पूरी जाति समुदाय के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम आश्वासन देते हैं कि वे सभी इस बार आपको चुनाव में समर्थन करेंगे। तो इससे क्या होता है? तो इससे जो राजनीतिक पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, स्वाभाविक सी बात है, इन पर ध्यान देगा, इनकी विकास की बात करेगा, इनको समाज में आगे ले जाने की बात करेगा। तो राजनीतिक दल इनकी विकास की बात कर रहा है, इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है, इनकी स्थिति सुधारने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इन लोगों ने प्रेशर दिया, दबाव दिया कि यदि तुम हमें सपोर्ट करोगे, हमें आगे ले जाने की बात करोगे, तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो कहीं न कहीं स्पष्ट हो रहा है कि जातिगत संगठन के माध्यम से भी राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है, वो लोग ये करते भी हैं। तो देखिए, चौथा पॉइंट हो गया जातिगत संगठन। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें यही लिखेंगे कि हमारे समाज में कई ऐसे जाति समुदाय हैं जिनका अपना जातिगत संगठन है, और उस जातिगत संगठन का कोई एक नेता होता है, और उस जातिगत संगठन से उस जाति समुदाय के अधिक संख्या में लोग जुड़े होते हैं, और ये जाति संगठन का नेता राजनीतिक दलों से अपनी विकास की बात करता है, अपनी स्थिति सुधारने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, और इस तरीके से वो राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालता है, राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जातिगत जो व्यवस्था है, जाति जो है, वो जातिगत संगठन के माध्यम से भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये सब तरीके हो गए, सब क्या है? तरीके हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो गई, उम्मीदवारों का चयन हो गया, आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की राजनीति हो गई, जातिगत संगठन हो गया। ये तरीके अपना जाते हैं। इन तरीकों के माध्यम से ही जाति जो है वो राजनीति पर क्या करती है? प्रभाव डालती है। तो हम लोगों ने देख लिया, 4 पॉइंट देख लिए। एक और हो जाएगा सत्ता का बंटवारा। यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है कि जाति कैसे प्रभावित करती है सत्ता का बंटवारा या विभाजन। सत्ता का विभाजन। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब चुनाव प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गया, किसी पार्टी का सरकार बन गया, तो जब सरकार बन जाती है तब इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो बड़े बड़े पद हैं, विभिन्न प्रकार के पद हैं, उनका वितरण, उनका बंटवारा इस तरह से लोगों में किया जाए कि जातिगत संतुलन बना रहे। तो जातिगत संतुलन बना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार में विभिन्न प्रकार के पदों का वितरण किया जाता है, विभाजन किया जाता है। इससे 2 फायदा है। पहला तो ये कि सभी वर्ग के लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, प्रतिनिधित्व मिलेगी, सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ेगा, अच्छी बात है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर सभी विभिन्न प्रकार के पदों पर अगर जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए पद का बंटवारा किया जाता है, तो इससे क्या होगा? इससे जो विद्रोह की आवाज़ है, अलगाववाद की जो आवाज़ है, वो नहीं उठेगी। और नहीं तो अगर कोई जाति समुदाय
या कोई भी समुदाय है, अगर मुख्य रूप से उसी को मैक्सिमम पद दे दिए गए, अन्य वर्ग के लोगों को या अन्य लोगों को उससे दूर रखा गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे विवाद और तनाव देखने को मिलेंगे। तो जब सत्ता का विभाजन होता है, सरकार बनती है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सत्ता का विभाजन इस तरीके से किया जाए, विभिन्न प्रकार के पदों का वितरण इस तरीके से किया जाए कि किसी भी प्रकार की कोई अलगाववाद जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो, नहीं तो फिर सरकार गिरने की भी नौबत आ सकती है, समस्या उत्पन्न पार्टी के समक्ष हो सकती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी जाति का प्रभाव दिखा। तो हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था जो है राजनीति को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करती है। ये सब जो बात बोले हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को आप रोक करके या पीछे कर करके भी आप ध्यान से सुन सकते हैं कि किस बिंदु में क्या क्या बात बोले हैं। जैसे वोट बैंक की राजनीति, इसमें क्या बताया गया, उम्मीदवारों का चयन, इसमें क्या बोले हैं, तीसरा पॉइंट आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति, इसमें क्या बोले हैं, जातिगत संगठन क्या है, सत्ता का विभाजन क्या है, इन बिंदुओं के माध्यम से कैसे जाति व्यवस्था जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इन पॉइंटों में डैश दे करके लिखने में कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से लिख सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ों को समझना है और आराम से उसको लिखना है, कहीं पे दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए, हम लोग अब कह सकते हैं कि उपरोक्त कथनों के आधार पे, लास्ट में लिखेंगे कि उपरोक्त कथनों के आधार पे यह स्पष्ट होता है कि जातिगत व्यवस्था अलग अलग तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करती है। तो आज जो हम सभी का टॉपिक है जाति का राजनीति पर प्रभाव, ये पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और नोट डाउन करते चलें, और जो जिसमें बोलते हैं जिस पॉइंट में, उसको भी लिखना है। इसे आप के समक्ष जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न कि जाति किस तरीके से या किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है या राजनीति पर प्रभाव डालती है, इसका उल्लेख करें, तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।